ओके, तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 3। और चैप्टर 2 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। स्टैनिस्लवस्की का ये किताब चरित्र की रचना प्रक्रिया। तो पार्ट 3 प्रारंभ करते हैं। चरित्र के विभिन्न रूपायन। पाठ का नाम है चरित्र के विभिन्न रूपायन। तो चोर्व ने अगले दिन छात्रों के सपरिधान प्रदर्शनों का समीक्षात्मक विश्लेषण किया। उन्होंने पहले सोनिया की ओर मुखातिब होकर कहा, यहाँ बहुत से अभिनेता और विशेष रूप से अभिनेत्रियां हैं जो अन्य चरित्रों के चरित्र या रूपायन के लिए अपने को तैयार करने की कोई जरूरत अनुभव नहीं करते, क्योंकि वे सभी मूकाभिनयों को अपनी निज की अभिरुचि के अनुरूप बना लेते हैं। अपनी सारी सफलता को वे अपने इसी गुण से संभव बनाते हैं। कोई भी वस्तु जो उनके दर्शकों से उनकी अपनी मानवीय नैसर्गिक व्यक्तिगत विशेषताओं को छिपा सकती है, वो अभिनेताओं को खतरनाक लगती है। अगर उनका भव्य स्वरूप जनसाधारण को प्रभावित करता है तो वे उसका प्रदर्शन करते हैं। अगर उनका सम्मोहन उनकी आंखों, चेहरे, वाणी एवं स्वभाव में निहित होता है तो दर्शकों के आगे वे उसका विज्ञापन करते हैं। तो हम खुद को उस चरित्र में परिवर्तित क्यों करें? अगर हम वास्तविक जीवन की तुलना में किसी चरित्र की भूमिका में कम आकर्षक हैं, तुम खुद सोचो, तुम खुद को उस भूमिका में जितना पसंद कर रहे हो, वो चरित्र जब तुम्हारे साथ आकर जुड़ जाता है तो तुम्हें वो उतना अच्छा नहीं लगता। ये तो बड़ी गलत बात है। तुममें सामर्थ्य है, तुम खुद को ही नहीं अपनी रची भूमिका का भी प्रदर्शन कर सकते हो। बहुत से ऐसे अभिनेता हैं जो अपनी सम्मोहन शक्ति पर विश्वास करते हैं और उस पर निर्भर भी रहते हैं। अपने दर्शकों के आगे वे उसी का प्रदर्शन करते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि उनका आकर्षण उनकी अपनी भावनाओं की गहराई में और उस स्नायविक सघनता में निहित है जिससे वे भावनाओं को अनुभव करते हैं। वे प्रत्येक अभिनय अंश का प्रदर्शन उसी पर आधारित करते हुए अपनी सुदृढ़तम नैसर्गिक विशेषताओं से युक्त करते हैं। तो चोर्व के अनुसार इस मनोवृत्ति के अभिनेता वेशभूषा और रूप रचना की चिंता नहीं करते और उन्हें अपने प्रदर्शन की बाधा के रूप में देखते हैं। उनका ये व्यवहार भी उनकी बहुत बड़ी भूल है और उन्हें अपने को उससे मुक्त रखना चाहिए। उन्हें भूमिका से प्यार करना सीखना चाहिए क्योंकि उनमें निर्माण की रचनात्मक सामर्थ्य है। तो चोर्व ने एक अन्य प्रकार के अभिनेताओं की विशेषताओं का भी निरूपण किया है। ये अभिनेता अपनी मौलिक रीतियों से जनसाधारण को पकड़े रहते हैं। अपनी भली भांति गढ़ी गई अभिनय की विभिन्न युक्तियों के माध्यम से वे रंगमंच पर अपने दर्शकों के आगे पूरी तरह से प्रदर्शन के उद्देश्य को लेकर ही उतरते हैं। वे अन्य चरित्रों में रूपांतरित करने को वे अन्य चरित्रों में रूपांतरित करने की चिंता क्यों करें यदि उससे उन्हें निज की ऊर्जा को प्रकट करने के अवसर नहीं मिलता। इसके बाद उन्होंने अभिनेताओं के तीसरे प्रकार की चर्चा की। ये तीसरे प्रकार के अभिनेता
अपने चारों ओर देखने की और उससे कुछ ग्रहण करने की कोशिश नहीं करते। उनकी गणना वास्तव में अभिनेताओं में की ही नहीं जानी चाहिए। ये तथाकथित अभिनेता अपनी तकनीक और युक्तियों के प्रयोग से सबल होते हैं, लेकिन वे उन्हें अपना बनाने की कोशिश नहीं करते। उन्हें वे अन्य कालों एवं देशों के अभिनेताओं से ग्रहण कर लेते हैं। उनके चरित्र चित्रण अत्यधिक पारंपरिक और रूढ़ियों पर आधारित होते हैं। वे ये जानते हैं कि हर भूमिका किस प्रकार विश्वास में परिव्याप्त रंगमंडल की प्रवृत्तियों को लेकर प्रदर्शित की जा सकती है। विश्व में परिव्याप्त रंगमंडल की प्रवृत्तियों को लेकर प्रदर्शित की जा सकती है। इन अभिनेताओं के लिए सभी भूमिकाएं सदा के लिए स्वीकृत स्टेंसिलों से निर्मित होती हैं। अगर ऐसा न होता तो साल के 365 दिन केवल एक साधारण पूर्वाभ्यास के आधार पर ही हरेक को प्रदर्शित न कर पाते, जैसा कि कुछ प्रांतीय शहरों में होता रहता है। तो चोरव रंगकर्मियों को इस खतरनाक रास्ते पर चलने के खतरे से सावधान करते हैं। अभिनय की इसी प्रणाली के संदर्भ में उन्होंने ये भी समझाया है कि सोचना बहुत बड़ी भूल होगी कि रूप रचना और वस्त्र भरणों के बड़ी सावधानी के साथ चयन से कोई अपने को भीतर से बदल सकता है। ये कहते हैं कि वस्त्र धारण से कोई अपने आप को, मतलब बाहरी रूपायण से कोई अपने आप को अंदर से बदल ले, ये सोचना बहुत बड़ी गलती होगी। अपने को इस प्रकार बदल लेने पर भी अभिनेता वास्तव में वो जितना शोभन या अशोभन होता है वैसे ही बना रहता है। वो मात्र एक बाहरी रूप ग्रहण कर लेता है, एक नया बना बनाया आचार व्यवहार उसे मिल जाता है। अगर नाटक ऐतिहासिक है तो वो उसके युग के वेशभूषा धारण कर लेता है। अगर नाटक आधुनिक है तो वो आधुनिक परिधान पहन लेता है। अभिनेता चाहे कैसी ही रूप रचना ग्रहण कर ले, कपड़े पहन ले या व्यवहार करने लगे, रंगमंच पर वो वही बना रहता है जो वो वास्तव में होता है। होता यह है कि सभी रीतियां जो वो अपनाता है वे उसे और भी अधिक अपने समीप ले जाती हैं। तो चोरव ने अभिनय की इसी प्रणाली को स्पष्ट करते हुए कहा था, तुम ये सोच सकते हो कि आंगिक चेष्टाएं, तुम्हारा चलने का ढंग और बातचीत करने की प्रणाली तुम्हारी अपनी है, लेकिन ऐसा है नहीं। वे सार्वभौमिक हैं, अभिनेताओं द्वारा लौह आवरण में ढाली गई सामान्य व्यवहारिकताएं जिन्होंने कला को व्यवसाय में बदल लिया है। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हें खुद को किसी ऐसे रूप में प्रदर्शित करना है जिसे हमने कभी रंगमंच पर देखा ही नहीं है, अगर तुम अपने को वैसा ही दिखा सको जैसे कि तुम वास्तव में हो, अभिनेता ग्रीशा गोगोलकोव नहीं वरन मनुष्य, तो बड़ा ही विलक्षण होगा, क्योंकि वास्तविक मनुष्य जो तुम हो वो तुम्हारे अभिनेता से कहीं अधिक रोचक और प्रतिभा संपन्न है। हमें उसे देखने दो, क्योंकि अभिनेता गोगोलकोव तो वो व्यक्ति है जिसे हमने जीवन भर सभी रंगमंच पर देखा। मेरा यह विश्वास है कि ये ग्रीशा नाम का मनुष्य चरित्र अभिनेताओं की एक पूरी पीढ़ी का जनक होगा, लेकिन अभिनेता ग्रीशा कुछ भी प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि रंगमंच पर रबड़ की मुहर की तरह काम करता आश्चर्यजनक रूप से सीमित और भीतर तक घिसा पिटा है। ग्रीशा के बाद तो चोरव ने वान्या के अभिनय की समीक्षा करते हुए कहा, तुम्हारी अतिरेक पूर्ण अभिनय प्रणाली ने तुम्हें अपने मूल में अधिक दृढ़ता के साथ उपस्थित किया है। ये प्रस्तुतिकरण केवल तुम्हारा था और किसी भी बिंदु पर उसने उस बूढ़े आदमी को प्रतिबिंबित नहीं किया जिसे तुम रूपायित करना चाहते थे। स्टैनिस्लावस्की की दृष्टि में इस प्रकार का चरित्र चित्रण वास्तविक रूपांतरण नहीं होता, वो अभिनेता के साथ मात्र धोखा होता है और चरित्र को विकृत करने का कारण बनता है। ये ऐसी वस्तु स्थिति है जो रंगमंच
जो रंगमंच पर कभी घटित नहीं होनी चाहिए। अभिनय का वास्तविक स्वरूप तो वो होता है जब अभिनेता अपने को पूरी तरह से मूल चरित्र के स्वरूप में समाहित कर देता है। इसे ही वास्तव में वास्तविक चरित्र चित्रण कहा जाता है। उन अभिनेताओं की चर्चा करने के बाद जो भूमिका के ऐसे चरित्र चित्रण से बचना चाहते हैं जिसके लिए अपने व्यक्तित्व को पूर्णतः बदल लेने की अपेक्षा होती है, तो सोर्व ने उन अभिनेताओं के संबंध में बातचीत की जो ठीक इसके विपरीत उनके कारणों से पूरी तरह से चरित्र चित्रण की दिशा में प्रयत्नशील होते हैं। तो सोर्व के अनुसार वे यह इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि वे देखने में असाधारण नहीं हैं और उनमें अपनी भीतरी या बाहरी क्षमताओं के माध्यम से दर्शकों को भाव विभोर कर देने की सामर्थ्य है। बाहरी क्षमताओं के माध्यम से दर्शकों को भाव विभोर कर देने की सामर्थ्य नहीं है। निश्चय ही व्यक्तित्व के रूप में उनके व्यक्तित्व नाटकीय नहीं होते और ये बात उन्हें मजबूर करती है कि वे खुद को किसी चरित्र विधान में छिपाएं और जो आकर्षण उनमें नहीं है उसे स्वयं में खोजने की कोशिश करें। इस अवस्था की संप्राप्ति के लिए उन्हें अत्यधिक परिमार्जित तकनीक और एक बड़े ही उच्च स्तर की कला चेतना की अपेक्षा होती है। दुर्भाग्य से ये विलक्षण और मूल्यवान प्रतिभा बड़े ही विरल रूप में मिलती है। फिर भी उसके बिना अभिनेता आसानी से युक्तियों और अतिरंजित अभिनय की गलतियों में भटक जाता है। चरित्र की रचना के लिए सही और गलत रास्ते की पहचान के लिए स्टैनिस्लवस्की पहले एक अभिनेता को व्यक्तित्व की विभिन्न पक्षों की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जिससे हम सामान्यतः परिचित हैं। उनका कहना है कि रंगमंच पर एक चरित्र को सामान्य रूप से रूपायित करना यथा एक व्यापारी, सैनिक, अभिजात पुरुष किसी आदि आसान है। उदाहरण के लिए एक पेशेवर सैनिक सामान्य रूप में दृढ़ता से सीधा खड़ा होता है, सामान्य रूप से चलने के स्थान पर प्रभावपूर्ण रूप से अभिमान की मुद्रा ग्रहण कर लेता है, प्रदर्शन के लिए अपने कंधों को हिलाता डुलाता है, अपनी एड़ियों को बड़े प्रभावपूर्ण रूप से मिलाता है, स्वभावतः ऊंची आवाज में बात बोलता है। एक किसान थूकता है और रुमाल का इस्तेमाल किए बिना अपनी नाक साफ करता है, बेढंगे तरीके से चलता है और अस्तंभित वाणी में बोलता है आदि। एक संभ्रांत व्यक्तित्व हमेशा एक ऊंची टोपी लगाकर चलता है, दस्ताने पहनता है, अत्यंत प्रभावपूर्ण वाणी में बोलता है, अपनी घड़ी की चेन से खेलना पसंद करता है आदि। ये सभी सामान्य युक्तियां हैं जिनसे ये चरित्र रूपायित हो जाते हैं। ये युक्तियां जिंदगी से ली जाती हैं, ये यथार्थ प्रचलित होती हैं, लेकिन इनमें चरित्र की मूल भावना नहीं मिलती और न इनमें वैयक्तिकता होती है। उनका ये भी मानना था कि वास्या और लियो ने कुछ ऐसे ही प्रदर्शन किए थे। इन दोनों के ही प्रदर्शन बड़े पारंपरिक, जीवन रहित और घिसे पीटे थे। अधिकांश नाटक मंडपों में अभिनेता ऐसे ही करते हैं। ये जीवंत लोग नहीं होते, मात्र रीतिबद्ध आकृतियां होती हैं। तो सोर्व ने एक अन्य प्रकार के भी अभिनेताओं की चर्चा की है जिनमें निरीक्षण की तीक्ष्ण सामर्थ्य होती है, जिससे वे बंधी बंधाई सामान्य श्रेणियों में अपने भेद प्रभेदों का चयन कर लेते हैं। वे सेना के व्यक्तित्वों में एक सामान्य सदस्य, सुरक्षा के प्रहरियों, पदातिकों
घुड़सवारों, अधिकारियों और उच्च पदस्थ अधिकारियों में अंतर कर लेते हैं। इस प्रकार के अंतर वे व्यापारियों, अभिजात वर्ग के लोगों तथा अन्य प्रकार के मानव समुदाय के बीच भी खोज लेते हैं। इन विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों को वे उनके व्यक्तिगत स्तर के अनुरूप विशेषताएं प्रदान करते हैं। अभिनेताओं की एक तीसरी श्रेणी भी उन्होंने स्वीकार की है, जिनसे सूक्ष्म निरीक्षण की सामर्थ्य उच्च स्तर की होती है, मतलब ऑब्जर्वेशन पावर। अभिनेता के इस प्रकार को समझने के लिए उन्होंने कहा है कि वे इवानोव नाम के एक सैनिक को जानते हैं, जिसकी विशेषताएं किसी अन्य सैनिकों में देखने को नहीं मिलती। ऐसा व्यक्ति निसंदेह सामान्य रूप से सैनिक ही होता है, लेकिन वो सुनिश्चित रूप से एक सामान्य सैनिक होने के साथ साथ अपने व्यक्तिगत नाम के साथ कुछ अलग विशेषताएं रखता है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व के रूपायन में केवल कोत्स्या को ही सफलता मिली है। उसने बड़ी ही सबल कलात्मक संरचना उपस्थित की थी। ये कैसे संभव हुआ, ये समझने के लिए उन्होंने स्वयं कोत्स्या से अपनी प्रक्रिया की विवेचना के लिए कहा। कोत्स्या ने आदेशानुसार आलोचक के रूप में एक विकास का पूरा इतिहास सुनाया था। तो चोरव ने उसके बाद कहा था कि तुम ये याद करके बताओ कि तुमने जब अपने को उस आलोचक की मुद्रा में पूरी तरह से जमा लिया था तो कैसा लगा था। कोत्स्या ने उत्तर में कहा था कि कोत्स्या ने उत्तर में कहा था कि मैंने अपने को पूर्णतः संतुष्ट अनुभव किया। अपने उस समय के मनोविज्ञान को स्पष्ट करते हुए उसने कहा था कि सबसे पहले मैं जो कुछ कर रहा था और जैसा कुछ मुझे लग रहा था उसकी सच्चाई पर पूरी तरह से और ईमानदारी के साथ विश्वास किया था। फलस्वरूप उसने अपने प्रति और जिस बिंब का मैंने निर्माण किया था उसकी सच्चाई में, उसके कार्यों के प्रति निष्ठा में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ था। यह आत्मविश्वास अपने में खोए व्यक्ति का आत्मचेतना से परिपूर्ण अभिनेता का आत्मविश्वास नहीं था। ये बिल्कुल ही अलग ढंग का था, अपनी ईमानदारी के प्रति निष्ठा के समान। कोत्स्या ने इसके बाद अपनी उस मनोदशा को और भी स्पष्ट करने के लिए तोत्सोर्व से कहा था, जरा सोचिए मैंने आपके संबंध में कैसा व्यवहार किया। मुझे आपके प्रति बड़े आदर और श्रद्धा की भावना है। सामान्य जीवन में मैं आपके सामने स्वच्छंदता के साथ बात करने का साहस नहीं कर पाता। मैं ये भूल भी नहीं सकता कि मैं निर्देशक से बातचीत कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया, आपके प्रति मेरा दृष्टिकोण मूलतः बदल गया। मुझे ये भी लगा कि मैं आपसे नहीं वरन पूरी तरह से किसी और व्यक्ति से बात कर रहा हूं, जिसे आप तथा मैं दोनों ही देख रहे हैं। यही कारण है कि मेरे साथ आपकी निकटता ने मेरे भीतर बैठती हुई आपकी दृष्टि ने भी मेरे मन में किसी प्रकार की घबराहट नहीं पैदा की थी, बल्कि इसके बदले उसने
मुझे उत्तेजित किया। मैंने बड़े आनंद के साथ आपके चेहरे को पूरी कठोरता के साथ देखा था और उसी समय ये भी अनुभव किया था कि मुझे निडर होकर ये करने का अधिकार है। फिर भी क्या आप विश्वास करते हैं कि आप अपनी व्यक्तिगत चेतना के साथ मैंने कभी ये सब किया होता? अपनी व्यक्तिगत चेतना के साथ मैंने कभी ये सब किया होता? किसी भी परिस्थिति में नहीं। एक अन्य व्यक्ति के शरीर में मैंने जितना चाहा उतनी दूर गया, और अगर आपके श्रीमुख के सामने मैं ये करने का साहस कर सका तो फ्लडलाइट के उस पार के दर्शकों के साथ उसी प्रकार व्यवहार करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो चोरव ने इसके बाद ये जानना चाहा था कि रंगपीठ के मेहराब के काले खोल में प्रवेश के अंतर उसे क्या लगा था। उसने जवाब में कहा था कि मैंने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया था। किसी और भी अधिक रोचक वस्तु ने व्यक्तित्व को अपने में पूर्णतः समाहित कर लिया था। इस वार्तालाप का समाहार करते हुए तो चोरव ने विचार व्यक्त किया था कि उन लोगों में कोत्स्या वास्तव में एक विवादी आलोचक के जीवन में उन लोगों में कोत्स्या वास्तव में एक विवादित आलोचक के जीवन में जी रहा था। यह स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य चरित्र के भीतर होते समय भी निजी भावनाओं, संवेदनाओं और अंतःवृत्तियों का प्रयोग कर सकता है, जैसे कोत्स्या ने संभव कर दिखाया। अब सवाल उठता है कि क्या वो एक स्वरचित मुद्रा के मुखौटे को धारण किए बिना उन्हीं भावनाओं को प्रदर्शन कर सकता है? शायद उसकी चेतना में गहरे वे बीज हैं जिससे एक और अरुचिकर व्यक्तित्व उत्पन्न हो सकता है। मान लो हम उसे यहाँ और अभी बिना किसी रूप, रचना और वेशभूषा के उसे प्रदर्शित करने के लिए कहें। क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये करने का साहस कर सकेगा? उस चुनौती को स्वीकार करते हुए कोत्स्या ने कहा, क्यों नहीं? क्या मैंने बिना किसी रूप रचना के इस भूमिका को प्रदर्शित करने का साहस नहीं किया है? तो चोरव ने इस वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि मुख की समुचित भावभंगिमा, आंगिक चेष्टाएं और चलने के ढंग के बावजूद अपनाने के बावजूद ये सब एक प्रकार के रूप रचना के बराबर ही है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बिना रूप रचना के भी मुखौटा पैदा किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने कोत्स्या से कहा था कि अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी निज प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करो। वे अच्छी बुरी कैसी भी हों, लेकिन वे तुम्हारी अंतर्निहित प्रवृत्तियां होनी चाहिए, और ये सब वो अपनी व्यक्तिगत चेतना के साथ किसी बिंब या स्वरूप में अपने को छिपाए हुए करो। कोत्स्या ने स्वीकार किया कि ये करने में उसे बड़ी शर्म आएगी। तो चोरव ने तब पूछा था कि क्या तुम्हें खुद को किसी चरित्र के बिंब विधान के पीछे छिपा लेने पर भी ऐसी अड़चन का अनुभव होगा? कोत्स्या को लगा कि ऐसी स्थिति में अपेक्षित बात को पूरा करना संभव होगा। तो चोरव ने तब बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने छात्रों से पूछा था कि क्या तुम इसे देख समझ रहे हो? मुख की मुद्राओं के प्रदर्शनों के समय कुछ ऐसा ही हुआ था। हमने देखा था कि कैसे एक सौम्य प्रवृत्ति का नवयुवक और मुश्किल से किसी युवती से बात कर पाता है, अचानक बड़ा उद्धत हो उठता है।
अचानक बड़ा उद्यत हो उठता है और एक मुखौटे के पीछे से अपनी अत्यधिक अंतर्निहित रहस्यमय प्रवृत्तियों और विशेषताओं का उद्घाटन करने लगता है। ऐसी वस्तुओं का जिन्हें वे सामान्य जीवन में, स्वप्न में भी, दबी जबान में भी कहने का भी साहस नहीं करेगा। उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई? उस मुखौटे और परिधान के कारण जिनके पीछे वे छिपा हुआ है। अपने निजी स्वरूप में वो उन शब्दों को बोलने का साहस नहीं करेगा जो वो दूसरे चरित्र के रूप में कर रहा है, क्योंकि वो उसके लिए स्वयं उत्तरदायी है ही नहीं। क्या तुम सबने कभी इस ओर ध्यान दिया है कि वे अभिनेता और विशेष रूप से अभिनेत्रियां, जिसकी अपने को अन्य चरित्रों में बदलने की रुचि नहीं होती और जो सदा अपना ही प्रदर्शन करते हैं, खुद को रंगमंच पर सुंदर, अभिजात, करुणामय और भावनाशील व्यक्तियों के रूप में उपस्थित करना चाहते हैं। और ठीक इसके विपरीत भी होता है कि चरित्र अभिनेता धूर्तों, विकलांग व्यक्तियों, गंभीर प्रकृति के लोगों के रूप में उपस्थित होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने में बिंब की अधिक प्रखर रेखाएं, अधिक रंगीन भाव भंगिमाएं, अधिक साहसिक और अधिक आदर्श बिंबों का अनुभव होता है। ये सब नाटकीय रूप में बड़ा प्रभावपूर्ण होता है और जनसाधारण की स्मृति में अपनी गहरी छाप छोड़ता है। चरित्र चित्रण जब वास्तविक स्थानांतरण के साथ होता है तो वो एक प्रकार का पुनरावतार होता है। ये बहुत बड़ी बात है। पुनरावतार होता है, ये बहुत बड़ी बात है। रंगमंच पर अभिनेता से बिंब रचना की अपेक्षा की जाती है, दर्शकों के सामने मात्र अपना प्रदर्शन करने की ही नहीं, रचनात्मक धरातल पर बिंब रचना, भूमिका और अवतरित होने के लिए अनिवार्य स्थित है। तो चोर अगले दिन वान्या को अपने साथ लाए थे। उसकी आंखें लाल थी और वो कुछ परेशान सा लग रहा था। उसकी ये हालत शायद इसीलिए थी क्योंकि उसने कुछ बूढ़े की भूमिका करने के लिए कहा गया था। मंच पर आते ही वो लड़खड़ाकर चलने लगा, क्योंकि वो पक्षाघात का मरीज था। उसके इस प्रदर्शन को देखकर तो चोरव ने कहा कि ये अतिरंजित और जानवरों जैसा आचरण है। वान्या तब लड़खड़ाकर चलने लगा जैसे कोई जवान चलता है। तो चोरव के अनुसार वान्या बड़ा आसान रास्ता अपनाते हुए केवल बाहरी रूप कुछ अनुकरण कर रहा था, जबकि नकल रचनात्मक कार्य नहीं होता है। उसके लिए ये अध्ययन बेहतर होता है कि मनुष्य बुढ़ापे में कैसे व्यवहार करता है, लेकिन इस संबंध में उसके सामने साफ होना चाहिए कि ये खोज उसे स्वयं अपने भीतर, अपनी प्रकृति में करना है। इसके बाद उन्होंने उसे समझाया था कि बूढ़ा आदमी बदला हुआ व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि आयु बढ़ने के साथ साथ उसके शरीर के लवण कम हो जाते हैं, मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और जोड़ जम जाते हैं। वे जंग लगे हुए लोहे की भांति किरकिराने और चरमराने लगते हैं। इसीलिए उसकी आंगी चेष्टाएं एकदम सीमित हो जाती हैं। उसके धड़ और सिर का लचीलापन कम हो जाता है। वो मजबूर हो जाता है कि अपनी बड़ी गतिविधियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे और
फिर हर एक के लिए उसे तैयारी करनी पड़ती है। रंगमंच पर बूढ़े की भूमिका में किस प्रकार व्यवहार किया जाए, इसके लिए स्टैनिस्लवस्की ने कुछ और भी निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि बूढ़े के प्रदर्शन में नाटक की कथा वस्तु द्वारा प्रदत्त परिस्थितियों और जादुई अगर मैजिक दोनों में जुड़कर चलना होगा। गिवन सर्कमस्टांसेस एंड मैजिक दोनों को जोड़ के चलना होगा। अभिनेता के लिए अपनी प्रत्येक गतिविधि को सावधानी से लगातार देखते रहना अनिवार्य स्थिति है। उन प्रदर्शनों को देखकर तोत्सोर्व और उसके सहयोगी रखमानोव संतुष्ट नहीं हुए। तोत्सोर्व ने उन्हें अपना एक अनुभव सुनाया। उनकी भेंट एक बार एक 100 वर्ष की महिला से हुई थी, जो कमरे में ही दौड़ सकती थी, लेकिन इसके लिए उसे पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती थी। वो अपने पैरों को पटकती थी, पाँव के अनेक व्यायाम करती थी, फिर छोटे छोटे कदमों से चलना शुरू करती थी। उस अवस्था में वो इस प्रकार की भावना जगाती थी कि जैसे कोई 1 साल का बच्चा अपनी सोच और ध्यान को बहुत केंद्रित करने के बाद पहला कदम उठाने की तैयारी कर रहा हो। जब उस वृद्धा के पैर कुछ लचीले हो जाते थे और सक्रिय होने लगते थे, तो उसमें कुछ ऐसी गतिशीलता आ जाती थी जिसे वे रोक नहीं पाती थी। वो तेज और तेज चलती थी, जिससे वो दौड़ सके। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के पहले उसके लिए रुकना असंभव हो जाता था। उनकी ये विवेचना सुनने के बाद सभी बूढ़े का प्रदर्शन करने लगे थे, तो चोरव बीच बीच में उन्हें समझा रहे थे। अंततः उन्होंने कहा था, अगर यौवन के उत्साह से परिपूर्ण अभिनेता किसी वयोवृद्ध की भूमिका ग्रहण कर लेने पर यह समझ लेता है कि विस्तृत कार्य व्यापार के विभिन्न कठिन पक्षों को उसे किसी प्रकार ग्रहण करना और फिर संभालना चाहिए। अगर वो चेतना के बाद पूरी ईमानदारी से बिना अतिरंजना का सहारा लिए हुए मूल चरित्र की सीमाओं में अपने को रखते हुए वो बूढ़ा नाटक की किन परिस्थितियों के बीच है, ये भली प्रकार समझ लेता है, तब अभिनेता खुद को प्रदत्त परिस्थितियों से मिलती जुलती अवस्थाओं में रखने में सफल होगा। अगर वो एक बूढ़े व्यक्ति की लय और पैरों की गति को आत्मसात कर लेगा, यदि वो महत्वपूर्ण और वास्तविक रूप से विचारणीय को ग्रहण कर लेगा, तो वो रंगमंच पर उसे रूपायित कर सकेगा। बुढ़ापा आ जाने पर प्रदत्त परिस्थितियां कैसी हैं, उन्हें खोजना और फिर अपने को उनके अनुरूप बनाना बहुत कठिन है। लेकिन एक बार उन्हें जान लेने पर तकनीक के माध्यम से उन्हें बनाए रखना आसान हो जाता है। ओके, तो ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। करीब 34 मिनट हो गया है, तो तीसरे चैप्टर का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। चौथा चैप्टर आएगा अगले वीडियो में। थैंक यू।